वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। गार के अंदर काफी चौड़ा रास्ता बना हुआ था। जमील दादा के चलने के अंदाज से मालूम होता था कि वो कमांडो कमाल शाह से मिलने पहले भी वहां आ चुका है। उसने मेरे कान के करीब मुंह लाते हुए कहा, कमाल शाह को यहाँ सब कमांडर कहते हैं, तुम भी उन्हें उसी लक़ब से मुखातिब करना। गार आगे जाकर बाएं मुड़ गया। आगे एक खुली जगह आ गई। यहाँ चट्टान काफी ऊंची थी और ऊपर चट्टानी छत में एक जगह किसी शकाफ में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने देखा कि जमीन पर एक जगह शेर की खाल बिछी हुई है। खाल पर एक पुख्ता उम्र का आदमी चट्टान की दीवार से टेक लगाए बैठा है। उसके पास एक मिट्टी की सुराही रखी है। दीवार पर उसके सर के पीछे सब्ज जुज़दान में कोई किताब लटकी हुई है, जो यकीनन कुरान शरीफ ही हो सकता था। उस आदमी की शरई दाढ़ी थी जिसमें कसरत से सफेद बाल आ रहे थे। रंग साफ था। आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक थी। जिस्म न भारी था न हल्का। उसने भी सर पर सब्ज रंग का साफा बांध रखा था। करीब ही उसकी राइफल पड़ी थी। जमील दादा ने जाते ही अस्सलाम वालेकुम कहा। ये कमाल शाह मुजाहिदों का कमांडर था। उसने वालेकुम सलाम कहकर जमील दादा से मुसाफा किया और मेरी तरफ देखकर मुझसे भी मुसाफा किया और जमील दादा से पूछा, ये नौजवान कौन है? जमील दादा ने कहा, कमांडर ये पाकिस्तान से जहाद कश्मीर में शामिल होने के लिए आया है। अमृतसर वाले सैयद साहब ने इन्हें आपके पास कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा है। कमाल शाह इसी दौरान मुझे मुसलसल घूरते रहे। फिर पूछा, अमृतसर वाले सैयद साहब के पास तुम्हें किसने भेजा था? मैंने अपने वालिद साहब का नाम लिया और कहा कि वो सैयद साहब के दोस्त थे और आपसे भी मिला करते थे। मेरे वालिद का नाम सुनकर कमाल शाह कमांडो की आंखों की चमक मजीद तेज हो गई। होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और मेरे वालिद साहब का नाम लेकर बोला, तो तुम उनके बेटे हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने मेरे वालिद साहब की खैर दरियाफ्त की। मैंने कहा कि वो पाकिस्तान में वफात पा चुके हैं। इस पर कमाल शाह कमांडो ने किसी किस्म के अफसोस के इजहार किए बगैर दोनों हाथ उठाकर कहा, दुआए मगफिरत। हमने भी अपने अपने हाथ उठा दिए। कमाल शाह कमांडो ने बुलंद आवाज में सूरह फातिहा पढ़ी और अपने चेहरे पर हाथ फेर कर मुझसे बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें कश्मीर की लड़ाई में लड़ने का शौक था तो सीधा कश्मीर चले जाते, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं जरा सा ठिठक गया। कमाल शाह कमांडो से मुझे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। मैंने भी साफ लफ्जों में जवाब दिया, कमांडर मैं मकबूजा कश्मीर जाकर आसानी से मुजाहिदीन में शामिल हो सकता था, मगर मैं कमांडो बनकर कश्मीर के जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। और वो क्यों? कमाल शाह कमांडो ने भवें ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। मैंने कहा, वो इसलिए कमांडर कि मैं एक मुजाहिद जवान बनकर दुश्मन के साथ झड़प में एक दो काफिरों को मार सकता हूँ, लेकिन कमांडो बनकर मैं दुश्मन के मोर्चों के पीछे जाकर उनके एमुनिशन डिपो उड़ा सकता हूँ, उनकी सप्लाई लाइन तबाह कर सकता हूँ, वो पुल उड़ा सकता हूँ जिस पर दुश्मन की फौज के कैनवाय एमुनिशन और असलहा लेकर गुजरते हैं। इस तरह मैं अकेला कमांडो एक ब्रिगेड जितनी तबाही मचा सकता हूँ। कमाल शाह कमांडो की उकाबी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो मेरी बातें मुसलसल बड़े गौर से सुन रहा था। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी मालूम होगा कि कमांडो जब अपने मिशन पर जाता है तो जिंदा वापस आने के लिए नहीं जाता। मैंने कहा, कमांडर मैं इस्लाम के नाम पर मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मरने से पहले कश्मीरी मुसलमानों के सीने गोलियों से छल्ली करने वाली मेरी कश्मीरी बहनों और बेटियों को बेइज्जत करने वाली इंडियन फौज की 2-4 छावनियां जरूर तबाह करना चाहता हूँ। तब मेरी रूह बड़ी खुशी के साथ मेरे जिस्म से निकलेगी। जमील दादा के चेहरे पर भी मेरी बातें सुनकर एक चमक सी आ गई थी। कमांडर के चेहरे से साफ लग रहा था कि उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। उसने पास पड़ी हुई राइफल उठाकर अपने घुटनों पर रखी और मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी घोड़ा देखा है? कमांडर के इस सवाल पर मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते हुए देखकर कमाल शाह कमांडो एकदम गुस्से में आकर बोला, अच्छा हंसते हो, तुम्हारी सारी हंसी निकाल दूंगा, बोलो कभी घोड़ा देखा है? मैं एकदम संजीदा हो गया। जी हाँ देखा है। उसने करख्त लहजे में दूसरा सवाल किया, क्या कभी खरगोश देखा है? जी हाँ देखा है। कभी कोई चीता देखा है? जी देखा है। अब मैं सवाल के फौरन बाद जवाब दे देता। कमांडर ने पूछा, क्या कभी सांप देखा है? जी हाँ देखा है। कमाल शाह ने राइफल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तुमने घोड़ा देखा है मगर मैं तुम्हें घोड़ा बनाऊंगा। तुमने खरगोश को देखा है मगर मैं तुम्हें खरगोश बनाकर जंगल में दौड़ाऊंगा। तुमने सांप को देखा है मगर मैं तुम्हें सांप बनाकर ये सिखाऊंगा कि जब सांप दुश्मनों में घिर जाता है तो जमीन उसे छुपने के लिए कैसे जगह देती है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैं कमांडर की असल नीयत समझ गया था।
वो मुझे कमांडो ट्रेनिंग की तमाम सख्तियों से आगाह कर रहा था। मैंने सीने पर हाथ मारकर कहा, कमांडर, मैं इस्लाम के नाम पर शहीद होने आया हूँ, मगर आपसे ये गुर सीखना चाहता हूँ कि शहीद होने से पहले मैं दुश्मन के कितने मोर्चे तबाह कर सकता हूँ, उसके कितने कन्वॉय बर्बाद कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा काफिर कैसे हलाक कर सकता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स का सिर्फ एक हिंदू फौजी मारकर शहीद नहीं होना चाहता। कमाल शाह कमांडो ने जमील की तरफ देखा और कहा, दादा अब तुम जा सकते हो, मैं इस नौजवान को पक्का मुसलमान बनाकर कश्मीर के महाज पर भेज दूंगा। जमील दादा ने कमाल शाह कमांडो से हाथ मिलाया, मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, खुदा हाफिज। जमील दादा चला गया। वहां चाय आ गई। कमाल शाह कमांडो चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद वो उठा, राइफल एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, नमाज पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा, जी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कमाल शाह कमांडो ने गुस्सीली आवाज में कहा, इसका मतलब है कि तुम कभी कभी मुसलमान होते हो। गार के बाहर धाने पर दोनों बॉडीगार्ड अटेंशन खड़े थे। कमाल शाह कमांडो को देखकर उन्होंने जोर से अपनी अपनी राइफल पर हाथ मारा। कमाल शाह ने हाथ उठाकर कहा, अजान दो। उस वक्त एक कमांडो ने हथियार जमीन पर रखकर अजान देनी शुरू कर दी। वो ऊंची आवाज से अजान नहीं दे रहा था। मेरा ख्याल है कि उसकी आवाज चंद गज के फासले तक ही जाती होगी। खुदा जाने कहां से 6-7 बॉडीगार्ड के हुलिये के आदमी दरख्तों झाड़ियों के पीछे से निकल आए। उन सब ने सरों पर सब्ज साफे या रुमाल बांध रखे थे। मैं उनके सिर्फ आंखें ही देख सकता था। ये सब कमांडो ही थे। इनमें से एक ने इमामत करवाई। हम सब ने उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मुझे मालूम नहीं वो नमाज का वक्त था या नहीं। मेरा ख्याल है जरूर नमाज का वक्त होगा। नमाज के बाद कमांडर कमाल शाह ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलकर खाना खा लो। मैं उसके साथ दोबारा कार के अंदर आ गया। एक कमांडो खाना ले आया। 4 रोटियां थी जिनके ऊपर थोड़ा सा अचार रखा था। कमांडर ने 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार डालकर मुझे दी। खुद थोड़ा सा अचार और 2 रोटियां ले ली और खाने लगा। ये दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद वो राइफल संभाल कर उठा और बाहर निकलते हुए बोला, मेरे साथ चलो। गार में एक जगह दीवार के साथ कुछ राइफलें और गोलियों की एक बेल्ट पड़ी थी। उसने एक राइफल और गोलियों की बेल्ट उठाकर मुझे दी और गार से निकालकर पहाड़ी टीले के पास ले गया। कभी राइफल चलाई है? मैंने कहा, जी हाँ, मगर 1-2 बार ही चलाई है। उसने टीले के एक दरख्त का निशाना लेकर फायर किया। फिर मुझे राइफल में मैगजीन डालकर दी और कहा, दरख्त को टारगेट बनाकर फायर करो। मैंने फायर किया। मुझे धक्का लगा। गोली टारगेट पर बिल्कुल न लगी। कमांडर ने मुझे दूसरी बार राइफल भर कर दी और कहा, दोबारा फायर करो, नजर टारगेट पर रखो। मैंने दूसरी बार फायर किया। मुझे फिर झटका लगा। मैं जरा पीछे को लड़खड़ा गया और गोली खुदा जाने कहां कहां लग गई। कमांडर ने तीसरी बार राइफल मुझे दी। एक बार फिर फायर करो। तीसरी बार भी गोली निशाने पर न लगी, लेकिन इस दफा राइफल का धचका लगते ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। कमांडर ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, शाबाश, तुमने अपने आप को संभाल लिया। जब तुम्हें अपने आप को संभालना और राइफल के धिक्के को अपने बदन में जज्ब करना आ जाएगा तो तुम्हारा निशाना भी ठीक हो जाएगा। अब मेरे साथ आगे चलो। मैंने राइफल कांधे पर डाल ली, मैगजीन की पेटी कमर के साथ बांध ली और कमांडर के पीछे पीछे चलने लगा। हम जंगल के एक तंग से रास्ते में से झाड़ियां हटाते गुजरे थे। कमांडर ने मेरी तरफ देखे बगैर आगे की तरफ चलते हुए करख्त आवाज में कहा, झाड़ियों में चलते हुए आवाज पैदा न करो, खरगोश की तरह चलो। मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर ये ट्रेनिंग थी। मैंने फौरन कहा, यस सर। कमांडर रुक गया, पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। हमें यस सर नहीं, सिर्फ कमांडर बोलो। तुम मुसलमान माई बाप की औलाद हो। मैंने फौरन कहा, ठीक है कमांडर। कमांडर ने करख्त लहजे में कहा, अब चलो, एडवांस करो। और वो मेरे आगे आगे डबल से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे डबल मार्च करते हुए दौड़ने लगा। झाड़ियां मेरे जिस्म के साथ साथ उलझ रही थी, मगर मैं डबल मार्च करता चला जा रहा था। दरख्तों में इस कदर हब्स और गर्मी थी कि मेरे बदन से पसीने बहने लगे। आगे टीले की चढ़ाई थी। कमांडर ने इशारा किया, अब तुम हमारे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। एक तो टीले की चढ़ाई बड़ी दुश्वार थी और दूसरे जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थी। टीले के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरा बुरा हाल हो गया। हाथों में खराशें पड़ गईं, चेहरे पर भी खराशें आ गईं। सांस बुरी तरह फूल गया, जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। मैंने ऊपर पहुंचते ही अपनी जैकेट उतार दी। कमांडर ने सख्ती से कहा, जैकेट नहीं उतारेगा। मैंने जल्दी से जैकेट दोबारा पहन ली। मेरी कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। रोटियों पर थोड़ा सा अचार डालकर जो कमांडर ने मुझे खिलाया था वो पसीना बनकर निकल चुका था। मुझे प्यास महसूस होने लगी, मगर मैं डर के मारे चुप रहा कि खुदा जाने कमांडर मुझे क्या पीने को कह दे। कमांडर मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका था, मगर उसका सांस मेरे मुकाबले में इतना नहीं फूला था।
वो लोहे के आसाब का आदमी बन चुका था। बड़ी मुश्किल से टीले पर मैंने 5 मिनट आराम किया होगा। वो कमांडर एकदम से उठ खड़ा हुआ। वापस अपने हाइड आउट में जाएगा। गो गो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर टीले की ढलान पर धक्का दे दिया। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा, मगर जल्दी से उठा और तेज तेज ढलान उतरने लगा। वो भी खरगोश की तरह छलांगे लगाता मेरे आगे आगे ढलान उतर रहा था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर खरगोश होने का गुमान होने लगा। जब वो मुझे गार के पास वापस लाया तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। सारा बदन दर्द करने लगा था, पसीना पानी की तरह बह रहा था। वो मेरे साथ एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक बॉडीगार्ड या कमांडो हमारे लिए पानी का जग भर कर ले आया। कमांडर ने जग मुझे देते हुए कहा, इसके सिर्फ 4 घूंट से ज्यादा मत पीना। मुझे घोड़े की प्यास लगी हुई थी, मगर कमांडर का हुक्म था। मैंने अपने ऊपर जबर करके सिर्फ 4 घूंट पिए। कमांडर ने जग मुझसे ले लिया और खुद भी गिनकर 4 घूंट पिए। अब तुम इधर लेटकर आराम करेगा, ये कहकर वो चला गया। मैं वहीं लेट गया। लेटने से मेरे बदन को काफी आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि मैं ये कमांडो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे अंदर से आवाज आई, जहां से उठकर वापस भाग जाओ। दूसरी आवाज आई, शर्म करो, घर से काफिर दुश्मन से जंग करने निकले हो, क्या मुंह लेकर वापस जाओगे? बाप की रूह को हश्र के दिन क्या मुंह दिखाओगे? मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे नींद आ गई। किसी ने मेरा बाजू जोर से हिलाकर मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठ बैठा। सारा बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था। शाम के साए जंगल के दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे। कमाल शाह का एक बॉडीगार्ड मुझे जगा रहा था। उसने इशारे से कहा, अंदर चलो। वो मुझे गार में कमांडर कमाल शाह के पास ले आया। कमांडर उसी तरह शेर की खाल पर अपनी कमांडर की वर्दी में राइफल घुटनों पर रखे बैठा था। उसने मुझे संतरा खाने को दिया और पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर इरादा बदल लिया है तो मुझे बता दो, मेरा आदमी तुम्हें जंगल से पार ले जाएगा, फिर तुम वापस अपने मुल्क चले जाना। मैंने कहा, कमांडर जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमांडर मुस्कुराया, शाबाश, तुम बहादुर जवान हो। पाकिस्तान को तुम जैसे बहादुर जवानों की जरूरत है। मैं पाकिस्तान के सारे जवानों को ट्रेनिंग देकर कमांडो बना देना चाहता हूँ। तुम्हारा मुकाबला ऐसी मक्कार कौम से है जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान का दुश्मन है। वो तुम्हारे मुल्क पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम जवानों को कमांडो बनकर शेरों की तरह दुश्मन के आगे डट जाना होगा। मैंने महसूस किया कि कमाल शाह कमांडो जब मुझे कमांडो ट्रेनिंग दे रहा था तो उसका लहजा पंजाब रेजिमेंट के किसी तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडो का था। उस वक्त जब वो मेरे सामने बैठा था तो बड़ी शुस्ता उर्दू जबान में बात कर रहा था। रात को ईशा की नमाज भी वहीं दरख्तों के नीचे बाजमात पढ़ी गई। उसके बाद आग का अलाव रोशन हो गया। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए। उन्हें साफ करके सीख पर चढ़ाकर आग के ऊपर लटका दिया। सबने मिलकर भुने हुए मुर्ग और हिरन का गोश्त खाया। रात जरा गहरी हुई तो कमांडर ने एक छोटी घास फूस की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और खालिस फौजी सूबेदार इंस्ट्रक्टर के लहजे में मुझे हुक्म दिया, अब तुम उस झोंपड़ी में जाकर सो जाओ। मैं उठा और हुक्म की तामील में झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में बड़ा हब्स था, मच्छर भी काफी थे। कमांडर अभी बाहर अलाव के पास ही बैठा अपने आदमियों से बातें कर रहा था। मैंने बाहर आकर कहा, कमांडर झोंपड़ी के बजाय मैं बाहर सो जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? कमांडर ने सख्ती से कहा, तुम झोंपड़ी के अंदर ही सोएगा, हमारा डिसिप्लिन खराब ना करो, नहीं तो वापस चले जाओ। मैं खामोशी से झोंपड़ी में आ गया। कुछ पहाड़ी टीलों की उतराई चढ़ाई और जंगल में डबल मार्च का सख्त थका हुआ था, इसलिए मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मच्छर मुझे काटते रहे मगर मुझे कोई होश न रहा। खुदा जाने कितनी देर तक सोया होगा कि किसी ने मुझे पांव से ठोकर मारकर जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। झोंपड़ी में अंधेरा था। मेरे पास एक ऊंचा लंबा इंसानी साया खड़ा था। मुझे कमांडर की करख्त आवाज आई, चलो ओए उठो। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ मगर अभी तक गुनूदगी के आलम में था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है कमांडर? कमांडर ने मुझे झोंपड़ी से बाहर धक्का देते हुए कहा, अभी बताता हूँ कहाँ जाना है। झोंपड़ी के बाहर आकर मैंने देखा कि अभी तक रात ही थी। खुदा जाने अभी कितनी रात बाकी थी। सुबह नहीं हुई थी। बाहर एक दरख्त के साथ लालटेन जल रही थी। बाहर आकर कमांडो ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, अब यहाँ से मेरे साथ दौड़ लगाएगा। स्टार्ट। वो दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। हम बिल्कुल इस तरह दौड़ रहे थे जैसे आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। कमांडर मेरे आगे आगे था।
जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था, मगर कमांडर जंगल के ऐसे इलाके में मुझे अपने साथ दौड़ा रहा था जहां झाड़ियों को साफ करके पतला सा रास्ता बना दिया गया था। उसने मेरे कंधे से भी राइफल लटका दी थी। रात के अंधेरे में रास्ता धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद दौड़ते दौड़ते कमांडर ने अपनी राइफल कंधे से उतारकर हाथ में इस तरह पकड़ ली जिस तरह दुश्मन की किसी चेक पोस्ट पर चार्ज करते हुए फौजी पकड़ लेते हैं। उसने मुझे हुक्म दिया कि राइफल अटैक पोजीशन में कर लो। मैंने जल्दी से राइफल कंधे से उतार कर दोनों हाथों में पकड़ ली और खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि कंधे पर लटकी हुई राइफल बार बार मेरी कमर से टकराकर मुझे सख्त अजियत दे रही थी। दरख्तों के बीच में जंगली झाड़ियों के दरमियान बनाई गई पगडंडी खत्म होने का नाम न लेती थी। कोई 6-7 मील हम जरूर दौड़े होंगे। एक जगह आगे तालाब आ गया। कमांडर वहां रुक गया, पलट कर बोला, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, जब तक हम वापस नहीं आएगा तुम इधर ही बैठा रहेगा। ये कहकर वो तालाब की तरफ दौड़ता हुआ दरख्तों के अंदर गायब हो गया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये बड़ा डरावना सन्नाटा था। यूं लगता था अभी किस तरफ से कोई शेर या कोई चुड़ैल निकलकर मुझ पर झपट जाएगी। कमांडर मुझे अंधेरे जंगल में छोड़कर न जाने किधर गायब हो गया था। अचानक दूर से शेर की धाड़ सुनाई दी। मुझ पर वाकई शेर का खौफ तारी था। शायद मैं किसी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन मैं इस कदर डरा हुआ था कि वहीं दरख्त के शाखे पर बैठा रहा। मैं उसी पोजीशन में राइफल ताने बैठा रहा। शेर भी न आया और कमांडर भी। पौ फटने लगी थी। जंगल में पिछले पहर का हल्का हल्का नूर सा फैलने लगा। दरख्तों के तने, झाड़ियों के खाके वाजे होने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें फाड़ कर चारों तरफ का जायजा ले लेता। दरख्तों पर परिंदों की चहकारें शुरू हो गई थीं। एक लंगूर ने सामने वाले दरख्त से मेरे वाले दरख्त पर छलांग लगाई और फिर एक शाख पर झूलता हुआ तीसरे दरख्त की तरफ निकल गया। तालाब झाड़ियों की ओट में था। मुझे ये भी डर था कि सुबह सुबह कोई जंगली दरिंदा पानी पीने ना आ जाए। मैंने सोच रखा था अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मैं धड़ाधड़ फायरिंग करने लगूंगा। मेरे पास गोलियों की कमी नहीं थी। मैं हैरान था कि कमांडर मेरे पास वापस क्यों नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया शायद वो मेरी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेना चाहता है। मुझे यकीन हो गया कि वो अब नहीं आएगा। दिन की सफेद सफेद रोशनी जंगल में उतर आई थी। वापसी का रास्ता मुझे मालूम था। चुनाचे मैं उठा और वापस उस छोटे से तंग रास्ते पर चल पड़ा जो झाड़ियों को काट कर बनाया गया था। दिन की रोशनी में मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। ताहम राइफल मैंने हाथों में इस तरह पकड़ रखी थी कि जरा से खतरे पर फौरन फायर कर सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का रास्ता खत्म हुआ। जब मैं कमांडर की हाइड आउट पर वापस आया तो दिन काफी निकल आया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।